हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एक बार सॉल्व करना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी है कि जो एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो भी इससे मिलते जुलते आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि JKL लिमिटेड एक कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर 31 ऑफ मार्च 2013 को इस तरह से है। इक्विटी शेयर जो कैपिटल है वो है 40 lakhs का, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो गिवन है 2 lakhs का। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट है वो है 11.5% का, जो अमाउंट है वो है 10 lakhs का। जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट है वो है 10% का, जो अमाउंट है वो है 30 lakhs का। तो जो ओवरऑल अमाउंट देके रखा है वो हमने रेस किया है 80 lakhs रुपीज का। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि अभी जो इक्विटी शेयर सेल हो रहा है वो मार्केट में सेल हो रहा है 20 रुपीज में, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो है 2 रुपीज का। इसके बाद हमें जो ग्रोथ रेट गिवन है, परपेचुअल ग्रोथ रेट गिवन है वो गिवन है 5% का, जो टैक्स रेट गिवन है वो गिवन है 40%। हमसे पूछा है कि हमें क्या करना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसके बेसिस पे बी वाला जो पॉइंट गिवन है वो गिवन है कि हमें क्या करना है, न्यू वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है जब कंपनी 20 लाख रुपीस डेट से क्या करती है, रेस करती है, जिसका जो रेट है वो है 12% का। अब इसका जो इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इक्विटी शेयर में, जिससे जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो इंक्रीज हो जाता है 2.40 पे। ग्रोथ रेट सेम होता है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो हो जाता है 16 रुपीज का। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करते समय जो भी ये वेट का इंपैक्ट होता है WACC में, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो देखिए, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है इसके हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इक्विटी शेयर गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू होगा आपके पास D1 और अपॉन में क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस, प्लस इसके साथ जो आ जाता है वो आ जाता है आपके पास ग्रोथ। तो जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है D1 अपॉन में मार्केट प्राइस, प्लस इसके साथ क्या हो जाता है, ग्रोथ। यहाँ पे जो D1 का मतलब है वो होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। जब आपके पास करंट या प्रीवियस ईयर का गिवन होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ रेट प्लस करके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे या नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकालेंगे। इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। हमें जो डेटा चाहिए होता है वो किस में चाहिए होगा, कॉस्ट के फॉर्म में, इसलिए हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए, KE के लिए जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था वो कितने रुपीस का था, 2 रुपीस का। तो यहाँ पे होगा KE इज इक्वल्स टू D1 के प्लेस पे कितना आ गया है, 2। जो मार्केट प्राइस गिवन है वो गिवन है हमें 20 रुपीस का, तो यहाँ पे होगा 20 प्लस इसके साथ जो ग्रोथ रेट है, जब हम 5% को 5/100 करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 0.05। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम 2 में 10 का डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.10 प्लस 0.05। अब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, वो कितना परसेंट आ जाएगा, 15%। तो यहाँ पे जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन किया तो हमारे पास जो कॉस्ट आ गई है वो कितना आ गया है, 15%। तो देखिए, यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन किया तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 15% की। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर के लिए आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर पे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं गिवन है, तो इसलिए जो हमारे लिए प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट रहेगी वो सेम कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो क्या आ जाएगा, 11.50%। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 11.5%। आप चाहें तो सॉल्व करके कर सकते हैं कि 100 रुपीज फेस वैल्यू ले लिया, फिर इसका प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, बट सेम ही आंसर आता है, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है इसे। इसके बाद हम लोग आते हैं डिबेंचर्स में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है WACC की कैलकुलेशन में वो होता है डिबेंचर्स। जो एग्जामिनर होते हैं उनका फोकस भी क्या होगा, डिबेंचर्स पे होगा, क्योंकि डिबेंचर्स पे क्या मिलते हैं, हमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट गिवन होता है। तो जो हमें यहाँ पे केडी गिवन होगा, ये क्या गिवन होगा, बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स जो कॉस्ट गिवन है वो कितना गिवन है, 10%। बट क्योंकि डिबेंचर्स में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, केडी बिफोर टैक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैक्स। अभी इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद रहे। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट की जरूरत है। जो प्रीवियस वाला गिवन है वो कितना गिवन है हमारे पास, 10% का। तो यहां पे होगा 10, 1 माइनस टैक्स का मतलब 0.40। तो 10 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 6%। हम लोग सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम लोग इसे डेसिमल में वैल्यू नहीं रखते। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया है, जो कॉस्ट ऑफ डेट आ गया है वो कितना परसेंट आ गया है, 6%। अब ये सारी वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा WACC का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग WACC की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC। यहां पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और लिख लिया। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जाते हैं WACC की एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सोर्स, अमाउंट, इसके बाद आएगा वेट, फिर कॉस्ट, और इसके बाद आ जाएगा वेटेड कॉस्ट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सोर्स से। तो देखिए जो सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शुरुआत किया हमने, तो यहां पे आएगा हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद होगा आपके पास प्रेफरेंस शेयर। तो सेकंड नंबर पे हम लोग जो कैलकुलेशन लिखेंगे, जो सोर्स में लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पे हुआ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बाद आएगा हमारे पास डिबेंचर्स। तो उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे यहां पे डिबेंचर्स की। तो यहां पे हमने सोर्स लिख लिया। तो हर एक सोर्स से जितना अमाउंट हमने रेस किया है वो लिखेंगे। तो इक्विटी से हमने रेस किया है 40 लाख। तो यहां पे आएगा आपके पास 40 लाख। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर से आएगा 10 लाख का। तो यहां पे होगा 10 लाख का। इसके बाद आएगा डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स हमारे पास 30 लाख के हैं। इस तरह से जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल होगा वो होगा 80 लाख का। तो यहां पे जो टोटल हो गया है वो हो गया है 80 लाख का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेट निकालने के लिए जाएंगे। तो वेट निकालने के लिए आउट ऑफ 80 लाख में से इक्विटी शेयर का कितना प्रपोर्शन है वो लिखेंगे, उसे हम लोग वेट बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, 40 लाख डिवाइड बाय हम लोग करते हैं 80 लाख से। जब हमने डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 0.50। अब प्रेफरेंस शेयर के लिए करेंगे। तो यहां पे किया हमने 10 लाख डिवाइड बाय किया 80 लाख से। तो यहां पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.125। इसके बाद करेंगे हम लोग 30 लाख डिवाइड बाय 80 लाख से। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.375। जब आप वेट का टोटल करेंगे तो क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया है, परसेंटेज को सॉल्व करके लिया है, तो यहां पे जो टोटल आएगा वो आएगा 1। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में लेते तो टोटल आता 100। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमने जो कॉस्ट का कैलकुलेशन किया था वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्विटी शेयर की कॉस्ट आई थी हमारे लिए वो कितना था, 15। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15। प्रेफरेंस शेयर के लिए जो कॉस्ट थी वो थी 11.5। तो यहाँ पे 11.5। डिबेंचर्स, क्योंकि ये जो डिबेंचर्स थे ये कितने वाले थे, 10% डिबेंचर्स के लिए था। तो इसके लिए जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 6%।
तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारे पास 6। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए आएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सब जो कॉलम से इसे नंबर दे देते हैं। तो ये होगा 3, ये 4 और यहाँ पे 5। 5 जब बनेगा जब हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 0.5 में जब हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.5। जब हम 0.125 में 11.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1.4375। इसके बाद जब हम 0.375 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.25। जब हम इन सभी का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा WACC। तो यहाँ पे WACC जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 11.188। तो जब आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से सॉल्व किया तो हमारे पास जो WACC आ गया है वो कितना आ गया है, 11.188। आई होप इतना क्लियर होगा। आप देखिए, अब हम बी वाले पार्ट पे आते हैं। तो बी वाले पार्ट में क्या बोला था, कंपनी क्या करती है, एडिशनल फंड रेज कर रही है 20 लाख के, जो रेट है वो है 12% का। इसके कारण क्या हो रहा है, जो इक्विटी का जो एक्सपेक्टेड रेट था, इसके कारण जो इक्विटी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड था वो हो जाएगा 2.40। ग्रोथ रेट सेम रहेगा, बट जो इक्विटी शेयर का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। वो कितने रुपीस पे आ रहा है, 16 रुपीस पे। अब हमें क्या करना है, न्यू वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो देखिए, अब हम बी वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट पे तो हम लोग कब सॉल्व करेंगे, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम न्यू वाले पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम न्यू वाले पार्ट के लिए आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में हमें कोई चेंज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रहेगी, जिसे हम लोग केपी बोल रहे हैं, वो क्या रहेगा, 11.50%। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट में तो हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 11.5%। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट है वो 10% के लिए अलग सोर्स मान लेंगे और यहाँ पे 12% के लिए अलग सोर्स मान लेंगे। तो उससे जो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे अब 10% जो डिबेंचर्स है उसके लिए जो कॉस्ट थी वो हमारे पास कितनी परसेंट थी, ऑलरेडी 6% थी। अब हम लोग क्या करेंगे, 12% जो डिबेंचर्स है हमारे पास उसकी कॉस्ट के लिए जाएंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे केडी आफ्टर टैक्स चाहिए, ये क्या होगा, केडी बिफोर टैक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टैक्स। जैसा अभी सॉल्व किया था उसी तरह से किया, वैल्यूज पुट की। तो यहाँ पे अब हमें केडी का वैल्यू चाहिए, 12 हमारे पास केडी था, 1 माइनस टैक्स रेट कितना था, 0.40। तो 12 का जब मल्टीप्लाई होगा 0.6 में तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हो गई है वो कितनी हो गई है, केपी इज इक्वल्स टू 11.50%। यहाँ पे केडी 10% डिबेंचर्स के लिए जो कॉस्ट है वो है 6%। और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो 12% केडी की जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई है हमारे पास 7.2%। आई होप इतना क्लियर होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए, अब इसके बाद हमें इक्विटी के केस में भी चेंज बोला है कि जो इक्विटी के केस में क्या हो गया है, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो कितना हो गया है, 2.40, और जो शेयर प्राइस डिक्रीज हो गया है वो हो गया है 16 पे। ग्रोथ रेट हमारे पास जो है वो है अनचेंज्ड। तो देखिए, अब हम लोग केई को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। तो अब हम लोग केई के लिए आ गए। तो यहां पे होगा केई इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन में क्या होगा, मार्केट प्राइस, प्लस क्या हो गया हमारे पास, ग्रोथ। वैल्यू पुट किया तो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था वो कितने का हो गया है, 2.40 का, अपॉन में जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया है, 16, प्लस यहाँ पे क्या होगा 0.05, क्योंकि 5% का ग्रोथ रेट है। इसे सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे होगा के इज इक्वल्स टू 0.15 प्लस किया यहाँ पे 0.05 का, तो जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 0.20, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 20%। तो यहाँ पे अब हमने केई की भी कॉस्ट निकाल ली है, जो केई की कॉस्ट आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 20% की। तो अब हमने प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पे निकालना है।
अब हमने प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पे निकाल ली है, 10% से डिवेंचर की भी कॉस्ट निकाल ली है, 12% से डिवेंचर की भी कॉस्ट निकाल ली है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इस तरह से टेबल प्रिपेयर करेंगे न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, और उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, WACC निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हमने वेरियस सोर्सेस से कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए WACC निकालने के लिए आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए आएंगे, तो हमारे पास जो सोर्स है वो 12% डिवेंचर्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर का जो हमारा अमाउंट था वो था यहाँ पे 40 लाख, तो यहाँ पे रहेगा 40 लाख। प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट था वो था हमारे पास 10 लाख का, तो वो एज इट इज आ गया। 10% डिवेंचर्स का जो अमाउंट था वो था हमारे पास 30 लाख का। इसके बाद जो 12% डिवेंचर से जो हमने क्वेश्चन में इंक्रीज किए, तो वो जो अमाउंट देके रखा था वो हमें कितना गिवन था, 20 लाख का। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा वो अब कितने का आ जाएगा, 1 करोड़ का। तो अब जो टोटल कैपिटल हमने रेस किया हुआ है वो कितना आ गया है, 1 करोड़ आ गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, वेट निकालने के लिए जाएंगे। अब वेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 40 लाख, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 करोड़ से, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.40। इसके बाद 10 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 करोड़ से, तो हमारे पास जो वेटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 0.10 का। इसके बाद डिवेंचर्स के लिए सॉल्व करेंगे, तो 30 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ से, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.30। डिवेंचर्स के लिए सॉल्व किया तो 20 लाख को डिवाइड किया हमने 1 करोड़ से, तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 0.20। तो देखिए अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू लेते तो टोटल आना चाहिए 100, तो यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा वो टोटल आ जाएगा हमारे पास 1। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमने जो कॉस्ट परसेंट कैलकुलेट किया है वो कितना हो गया है, 20, तो यहाँ पे होगा 20। प्रेफरेंस शेयर के लिए तो यहाँ पे आएगा 11.50%। 10% डिवेंचर से जो परसेंटेज है वो है 6, 12% से जो गिवन है वो है 7.2। अब हम लोग यहाँ पे इसका वेटेड कॉस्ट निकालेंगे। इसके लिए हम लोग वेट और कॉस्ट को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 0.4 और यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। इसके बाद हम लोग 0.10 में जब 11.50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.15। इसके बाद 0.3 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 1.8। जब हम 0.2 में 7.2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44। अब हम लोग यहाँ पे WACC निकाल लेते हैं। तो WACC के लिए क्या करेंगे, इन सब का टोटल, तो इन सब का जो टोटल होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबका एडिशन कर लेते हैं। तो जब हम इन सबका एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.39%। तो यहाँ पे जो हमने न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर से जो WACC निकाला है वो कितना आ गया है, 12.39%। अब देखिए अब क्वेश्चन में हमें थर्ड वाला क्वेश्चन भी गिवन है, तो हमें क्या बताना है, यूज ऑफ वेट बताना है जब हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन में करते हैं। तो उसका सबसे पहला फायदा क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनली डिवाइड होती है। तो इससे क्या होगा कि जिस सोर्स से हम लोग जितनी कॉस्ट, तो जिस सोर्स से हम लोग जितना अमाउंट रेस करते हैं हमें उसके लिए उतना ही क्या करना होगा, पेमेंट करना होता है। तो इससे हम लोग हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रेशनल और लॉजिकल तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉलो करते हैं नेट इनकम अप्रोच थ्योरी को, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर वालों का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज हो गया। अब उनका एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको
क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, तो आप इस तरह के आंसर्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।